क्या हमारे देश में तानाशाही बढ़ रही है? पिछले 2 महीनों से इस पर कई वीडियोस बनी, कई सवाल उठे, कई बातों को दबाया गया सरकार के द्वारा, लेकिन अब जो हो रहा है उसे टाला नहीं जा सकता। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप बीजेपी को दिल खोल कर सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और सोच समझ कर देखना, क्योंकि ये वीडियो पूरे होने तक आपकी सोच बदल सकती है और कई सवालों के जवाब आपके पास होंगे। सबसे पहले समझते हैं एक डिक्टेटर यानी तानाशाह की पहचान क्या होती है। अगर कोई डिक्टेटर या तानाशाह है तो वो इन 3 पिलर से मिलकर तानाशाह बनता है। सबसे पहला पिलर आता है आइडियोलॉजी, और बीजेपी के केस में आइडियोलॉजी है हिंदुत्व। हैना आरेंट एक जर्मन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट अपनी बुक में लिखती हैं कि एक तानाशाह के लिए आइडियोलॉजी ही पावर हाउस होती है, यानी वो करोड़ों की तादाद में लोगों को अपने साथ जोड़ेगा, तभी वो एक तानाशाह बन पाएगा। जो दुनिया के बड़े बड़े डिक्टेटर रहे हैं वो भी एक आइडियोलॉजी को ही लेकर चलते हैं। आप हिटलर को ही देख लो, उसने जर्मनी के आम लोगों में नाजिज्म की आइडियोलॉजी बढ़ाई और धीरे धीरे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, और बिना किसी आइडियोलॉजी के तानाशाह लोगों में अपना कंट्रोल ही नहीं कर सकता। और 2014 से बीजेपी ने इन 10 सालों में हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लोगों में इतना बढ़ाया है कि लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है। उन्हें बीजेपी और नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिताते। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। इनका कहना है कि बीजेपी के कैंडिडेट पे अगर कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो हम उसको भी जितवा देंगे। मतलब किस हद तक ब्रेन वॉश हुआ है इन 10 सालों में। अब ये ब्रेन वॉश कैसे हुआ ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हम एक तानाशाह के 3 पिलर्स को देख रहे हैं। तो दूसरा पिलर आता है देश के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को कंट्रोल करना, जो कि आज के टाइम ईडी सीबीआई रूलिंग पार्टी के कंट्रोल में है, यानी बीजेपी के कंट्रोल में है। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया लीकवेयर स्कैम के तहत, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शरद रेड्डी ने इनके खिलाफ स्टेटमेंट दी थी। शरद रेड्डी जो कि ऑरबिंदो कंपनी के हेड हैं। 9 नवंबर 2022 शरद रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल के फेवर में स्टेटमेंट दी, लेकिन अगले ही दिन 10 नवंबर को शरद रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया जाता है ईडी के द्वारा। इनके अरेस्ट होने के 5 दिन बाद इनकी कंपनी ऑरबिंदो 5 करोड़ का चंदा देती है बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि हम जानते हैं एक चंदा देने का तरीका है पॉलिटिकल पार्टीज को। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो में बात करी है, तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना इस वीडियो के पूरा होने के बाद। टॉपिक पर वापस आए तो शरद रेड्डी पूरे 6 महीने जेल में रहते हैं, और 6 महीने जेल में रहने के बाद 25 अप्रैल 2023 शरद रेड्डी जो अगली स्टेटमेंट देते हैं वो केजरीवाल के खिलाफ होती है, और स्टेटमेंट देने के 1 महीने बाद ही शरद रेड्डी को बेल मिल जाती है, और बेल मिलने के 6 महीने बाद इनकी कंपनी ऑरबिंदो फार्मा 25 करोड़ रुपए बीजेपी को देती है इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में। और ये जितना भी खुलासा होता है ये इलेक्टोरल बॉन्ड की रिपोर्ट में होता है, और इसीलिए अतिशी मारलेना एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली की कहती है कि जितना भी लीकवेयर स्कैम का पैसा है वो सारा पैसा बीजेपी को दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है, और कुछ इसी तरीके से ईडी और सीबीआई को कंट्रोल किया गया बीजेपी के द्वारा। और सेम ऐसा ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के केस में भी है। इनफैक्ट इनको तो 1 से 1.5 साल हो चुका है जेल में। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद राहुल गांधी द्वारा एक ट्वीट किया जाता है जिसमें वो लिखते हैं कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। इनफैक्ट इन पॉइंट से आप एक तानाशाह के 2 मेजर पिलर्स को तो समझ चुके होंगे, लेकिन यहीं पर थर्ड पिलर आता है अपने ओपोजिशन को खत्म करना, यानी अपने कंपटीशन को ही खत्म कर दो ताकि सामने ही कोई ना बचे। और रूलिंग पार्टी के सबसे बड़े कंपटीशन कांग्रेस को तो कई सालों से डिफेम करने की कोशिश करी जा रही है। अगस्त 2023 राहुल गांधी पर कई डिफेमेशन केस लगाए जाते हैं जिसके जरिए उन्हें पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई करा जा सके, और सूरत कोर्ट ने इन्हें 2 साल की सजा सुनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, वरना आज राहुल गांधी भी जेल में होते। 29 मार्च 2024 IT डिपार्टमेंट की तरफ से 1700 करोड़ का नोटिस आता है कांग्रेस पार्टी को, और यही ओपोजिशन पार्टी नहीं कम्युनिस्ट पार्टी को भी 11 करोड़ का नोटिस मिलता है। और ऐसे ही हर ओपोजिशन पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी विपक्षी दलों को टारगेट करा जा रहा है। पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से चंदा वसूली करना, विपक्षी दलों को तोड़ना और नेताओं की गिरफ्तारी करना, ये बहुत ज्यादा आम हो चुका है। लेकिन कुछ लोग तो अब भी कह रहे हैं कि आएगी तो बीजेपी ही। हालत देख रहे हो देश की, 1200 रुपए का गैस सिलेंडर हो रखा है, 104 रुपए लीटर पेट्रोल हो रहा है, घर में बैठा बेरोजगार युवा मणिपुर जल रहा है, लद्दाख में लोग भूखे मर रहे हैं, किसानों की हालत खराब है, फर्जी कंपनियों से वसूली करी जा रही है। लेकिन जनता का इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया है कि लोगों का दिमाग ही काम नहीं कर रहा। हालत अभी ऐसे हैं देश के कि अगर दोबारा ये सरकार आती है तो शायद आपको दोबारा वोट डालना भी नसीब नहीं होगा। और ऐसा मैं खुद अपने मन से नहीं कह रहा है, ऐसा कहा है बीजेपी के टॉप पॉलिटिशियन अनंत कुमार ने। वो कहते हैं कि हम इस इलेक्शन में 400 सीट्स लेकर आएंगे और इस देश के संविधान को बदलेंगे। इस न्यूज को देखिए,
100 लोगों के खिलाफ FIR, 6 लोग अरेस्ट। क्यों? क्योंकि ये पोस्टर लगा रहे थे मोदी हटाओ देश बचाओ के। अगर इसे तानाशाही की ओर बढ़ता हुआ देश नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और अब तो ये गारंटी भी नहीं कि कुछ गिने चुने यूट्यूबर सोशल मीडिया पर गलत के खिलाफ आवाज उठा पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन के बाद एक कानून बनाया जाएगा, न्यू ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल। इसमें जिन लोगों के यूट्यूब चैनल होंगे, फेसबुक अकाउंट होंगे, व्हाट्सएप चैनल होंगे, उन्हें सरकार से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इसके बाद गवर्नमेंट सेंटर एवोल्यूशन कमेटी होगी और ब्रॉडकास्टर्स यानी क्रिएटर्स सिर्फ वही मैसेज या फिर वीडियो लोगों तक पहुंचा पाएंगे जो एक कमेटी अप्रूव करेगी। टीवी एड को देखो, ये 2014 से पहले की है। पिताजी ने हमेशा पढ़ने को बढ़ावा दिया पर नौकरी ना मिली। विकास हो तो ही नौकरी निकले ना। अब जाग उठा है हरियाणा। और आज का टाइम हाल पता है क्या है? हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में। जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग CMI स्टडी में पता चलता है कि हरियाणा में 37.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, पूरे देश में सबसे ज्यादा। और सुधीर साहब कहते हैं कि लोग बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। अब स्किल्स क्यों नहीं है? अब मैं आपसे कहूं कि इसमें भी सरकार की ही गलती है, तो आप सरकार को डिफेंड कैसे करोगे? एजुकेशन सिस्टम भी तो सरकार ही चला रही है। कहो सरकार से बदले एजुकेशन सिस्टम, सिखाए जाए स्कूल्स में स्किल्स, लेकिन इनका काम तो सिर्फ और सिर्फ सरकार को डिफेंड करना है, सरकार से सवाल उठाना थोड़ी है। 2019 में एस्पायरिंग माइंड्स की रिपोर्ट में पता चलता है कि 60% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पास प्लेसमेंट ही नहीं है, यानी उनके पास डिग्री तो है लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। सिर्फ 3% इंजीनियर्स के पास ही एज स्किल्स हैं, जैसे मशीन लर्निंग, AI, डेटा इंजीनियरिंग। ऐसा इसलिए है क्योंकि 80% इंजीनियर्स नौकरी के लिए एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और इसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉलेजेस में कॉम्पिटिटिव फैकल्टी और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और ऐसा किसकी वजह से हो रहा है? सरकार की वजह से, रूलिंग पार्टी की वजह से। जहां सरकार को बेरोजगारी खत्म करने के लिए कॉर्पोरेटिव, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने की जरूरत है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु इकोनॉमिकल सिटीज हैं, लेकिन ग्वालियर और हरियाणा के जींद जैसे शहरों का क्या होगा? यहाँ की यूथ बस उम्मीद लगाए बैठी रहे कि कब हमें रोजगार मिलेगा और कब हम कमाएंगे और कब जाकर हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। क्योंकि सरकार यहाँ जब रोजगार देना, जब सरकार को समय मिले अरबपतियों से चंदा लेने के बाद। असल में देश में नए बिजनेसेस हैं, सरकार को उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि देश को धर्म पर बांटने की। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उस पर एक डिटेल में वीडियो में जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी का IT सेल भी काम करता है लोगों का ब्रेन वॉश करने में। विपक्षी दल के नेताओं की इमेज गिराई जाती है ताकि मोदी जी की इमेज एक हीरो की तरह बनाई जा सके। लोगों को यह दिखाया जाता है कि हिंदू धर्म खतरे में है और हिंदू धर्म को सिर्फ मोदी जी ही बचा सकेंगे। और ऐसा मैं खुद अपने मन से नहीं कह रहा, ऐसा कहा है अनिल कुमार ने, जो कि बीजेपी के IT सेल में काम करते हैं। अब खुद इसे सुन लो। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं बीजेपी IT सेल में काम करता हूँ और 40-50 हज़ार हमारी सैलरी होती है। व्हाट्सएप वीडियो के मेन टॉपिक्स आप देख लीजिए। मोदी से रिलेटेड कोई घोषणाएं उनकी, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये सब हमारे मेन एजेंडाज हैं। आर्टिस्ट हम बाहर से मंगाते हैं, उसके बाद एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है और फिर हम परफॉर्म। अनिल कुमार का कहना है कि बीजेपी IT सेल को 40 से 50 हज़ार रुपए सैलरी मिलती है और इनका मेन एजेंडा होता है राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विपक्षी दलों की इमेज को गिराना और उन्हें डिफेम करना। और अगर नरेंद्र मोदी किसी गलत जुमले का इस्तेमाल कर देते हैं तो उनका IT सेल बहुत स्मार्टली उनकी हीरो जैसी इमेज बना देता है सोशल मीडिया पर, जैसे मैं हूँ चौकीदार वाले केस में हुआ था। और अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हर एक तानाशाह अपनी कुछ इसी तरीके की इमेज बनाता है लोगों में, जैसे हिटलर की बनाई गई थी सेवियर ऑफ द नेशन, और पुतिन को माचोइज्म के लिए प्रमोट करा जाता है ताकि लोगों को लगे कि इनके बिना तो देश चल ही नहीं सकता। और असल में जो इन तानाशाहों के राज में हो रहा होता है वो दिखाया नहीं जाता, क्योंकि मीडिया बिक चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है और विपक्षियों को लगातार गिरफ्तार करा जा रहा है। मंजर भोपाली की एक बहुत पुरानी गजल है जिसमें वो कहते हैं कि मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए। और ये आज के टाइम हम अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख सकते हैं। और यहाँ मैं सिर्फ रूलिंग पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा, अगर यहाँ पर कोई और सरकार भी ऐसा करती तो भी मैं ऐसे ही यहाँ पर वीडियो बनाता, क्योंकि देश में गलत हो रहा है और लोगों तक असलियत पहुँचाना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, देश के हर एक वोटर तक इस वीडियो को पहुँचाओ और वोट जरूर दो, क्योंकि ये वोट है शिक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, स्कूलों के लिए, नौकरियों के लिए, मणिपुर के लिए, लद्दाख के लिए, और एक ऐसे नेता के लिए जो झूठी गारंटियां ना दे, जिसके अंदर हिम्मत हो प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की, और सबसे जरूरी लोकतंत्र के लिए वोट दें और अपने देश भारत को बचाने के लिए वोट दें। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम देश को जरूर बचाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।